हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है पावर ऑफ नॉलेज मेरे इस चैनल पर। आई होप सब अपनी स्टडीज़ में अच्छा कर रहे होंगे, और अगर किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे तो अच्छे से कर रहे होंगे, और कहीं ना कहीं ये भी जान रहे होंगे कि नॉलेज की कितनी आवश्यकता है। तो हम फंडामेंटल राइट्स कर रहे थे, हमने 21 तक कर लिया था। आज हम बाकी के आर्टिकल्स को देखेंगे और जानेंगे कि क्या है इनमें। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड। आर्टिकल 22 की बात हम करते हैं। तो ये आर्टिकल कहता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। ये क्या ग्रांट करता है हमें? आर्टिकल 22 ग्रांट्स प्रोटेक्शन टू पर्सन्स हु आर अरेस्टेड और डिटेन्ड। डिटेंशन कितने टाइप्स का होता है? प्यूनिटिव एंड प्रिवेंटिव। ठीक है, एक तो अपराध हो जाने के पश्चात होता है, एक प्रिवेंटिव यानी अभी अपराध नहीं हुआ, सिर्फ ये आशंका है कि हो सकता है, उस पर भी हो सकता है अरेस्ट और डिटेंशन। ठीक है, प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब होता है विदाउट ट्रायल एंड कन्विक्शन बाय द कोर्ट। प्यूनिटिव डिटेंशन का मतलब होता है टू पनिश अ पर्सन जिसने क्राइम को कमिट कर लिया है। ठीक है, इसके दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट डील्स विद द केसेस ऑफ ऑर्डिनरी लॉ एंड सेकेंड पार्ट डील्स विद द केसेस ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज। तो इसमें क्या क्या आपको अधिकार दिए गए हैं? राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, क्या ग्राउंड है अरेस्ट का वो भी जानने का आपको अधिकार है। ठीक है, राइट टू कंसल्ट अ लीगल प्रैक्टिशनर, यानी कि आपको किसी भी वकील की आवश्यकता है तो यहाँ पे आप ले सकते हैं, ये आपको अधिकार दिया गया है। ठीक है, राइट टू बी प्रोड्यूस्ड विद इन 24 आवर्स, किसके सामने? मजिस्ट्रेट के सामने करना होगा। ये सारे आपके राइट्स हैं। ठीक है, आर्टिकल 22 ग्रांट कर रहा है। फिर क्या है कि राइट टू बी रिलीज्ड आफ्टर 24 आवर्स अनलेस द मजिस्ट्रेट एथराइजेस फर्दर डिटेंशन। अगर कुछ भी ऐसा नहीं पाया जाता है कि आपको डिटेन किया जाए, कोई पुख्ता कारण नहीं मिलता है, तो फिर 24 आवर्स के अंदर आपको छोड़ने का भी ये प्रावधान किया गया है। ठीक है, इसी में ही एक रिट आती है हैबियस कॉर्पस की, तो उसका भी रिट्स का आपको पता होगा, थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। रिट्स आर द स्पेशल कुछ प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन में किए गए हैं। रिट्स 5 हैं, उसमें से एक हैबियस कॉर्पस रिट होती है। उसका मतलब ही होता है कि अगर आपका इलीगल डिटेंशन हो गया है, इलीगल अरेस्ट हो गया है, तो जो कम्पिटेंट अथॉरिटी जिसने भी अरेस्ट किया है उसको ये कहा गया है इस लॉ के द्वारा कि आपको 24 आवर्स के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने मतलब ले जाना है, उनके सामने उपस्थित करना है, और वही डिसाइड करेंगे कि ये जो डिटेंशन यानी जो अरेस्ट हुआ है ये लीगल है या इलीगल है। ठीक है, सेकंड पार्ट क्या है कि उनको प्रोटेक्शन दिया गया है टू पर्सन हु आर अरेस्टेड और डिटेन्ड अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। This protection is available to both citizens as well as aliens, includes the following. The detention of a person cannot exceed 3 months unless an advisory board reports sufficient cause for the detention. यहाँ एक वर्ड आता है sufficient cause, यानी कि पर्याप्त कारण होना चाहिए डिटेंशन का। ठीक है, और प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज में भी बहुत सारे लॉज आते हैं। ठीक है, तो ये पार्लियामेंट ने ही ये सारे आपको पता ही है कि लॉज बनाए हैं। और 44th अमेंडमेंट के द्वारा एक और यहाँ पे चेंजेस किए गए कि प्रिवेंटिव डिटेंशन जो होता है, एक तो ये है कि 3 मंथ से ज़्यादा नहीं हो सकता, अगर जब तक कि कोई एडवाइजरी बोर्ड बैठेगा नहीं और ये डिटरमाइन नहीं करेगा कि इससे अधिक करने की आवश्यकता है या नहीं है। तो यहाँ पे 44th अमेंडमेंट में एक और क्या किया गया था कि has reduced the period of retention without obtaining the opinion of an advisory board from 3 to 2 months। मतलब इस चेंज के द्वारा, इस अमेंडमेंट के द्वारा ये बता दिया गया कि एडवाइजरी बोर्ड की भी आवश्यकता नहीं है, 3 की जगह आप 2 मंथ्स का ही डिटेंशन आप कर सकते हैं।
ठीक है। However, this provision has not yet been brought into force, hence the original period of 3 months still continues. अब ये भी साथ साथ में कह दे रहे हैं कि ये कानून तो ले आए बट इसका अभी इन्फोर्समेंट नहीं हुआ, 3 मंथ्स वाला ही चल रहा है। ठीक है। अब प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज कुछ जान लेते हैं जो कि पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए हैं। कुछ लॉज में आते हैं जैसे आपका प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 जो कि एक्सपायर्ड कर गया 1969 में। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट जिसको आप मीसा भी बोलते हैं 1971 का है। कॉफे पोसा जानते होंगे, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज़ एक्ट 1974 का है। एक आप NSA जान ही रहे होंगे, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। ठीक है। टाडा आपने सुना होगा जिसके तहत संजय दत्त को सज़ा हुई थी। तो वो सारी जो जो टाडा का फुल फॉर्म होता है टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट जो कि 1985 में आया था, जिसको रिपील यानी कि फिर से उसको समाप्त कर दिया गया। कब कर दिया गया? 1995 में। आपने एक बहुत चर्चित केस सुना होगा राजा भैया का, उनके ऊपर पोटा लगाया था मायावती जी ने। तो पोटा क्या है? प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट जो कि 2002 का एक्ट है, जिसे 4 में रिपील कर दिया गया था। ठीक है। एक आप UAPA सुन ही रहे होंगे, बहुत ही ज़्यादा चर्चित प्रिवेंशन, मतलब किसी भी क्राइम को प्रिवेंट करने के उद्देश्य से, मतलब कि कहीं कुछ गलत हो रहा है, स्पेशली जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ होती हैं, या टेररिज्म की भी डेफिनेशन बहुत वाइड कर दी गई है। अब इसका टेररिज्म का नक्सल टेररिज्म है, अर्बन टेररिज्म, पता नहीं क्या क्या उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया। तो UAPA का फुल फॉर्म होता है अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 1967, जिसे अमेंड 2004 में किया गया, 8 में किया गया, 12 में किया गया और 19 में भी लेटेस्ट अमेंडमेंट हुआ है। ठीक है। इतना काफ़ी है आपके लिए। नेक्स्ट जो राइट हमें 23 में मिलता है वो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है। इसका उसी का पार्ट क्या है? प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर। एक आपने वर्ड सुना होगा बेगार। बेगार का अर्थ होता है कि एक तो फोर्स लेबर करा रहे हैं और आपको उसका कुछ मेहताना, यानी मेहताना वर्ड नॉट अप्रोप्रिएट होगा, बट आपको उसका कुछ मिल नहीं रहा है, यू आर नॉट गेटिंग इन रिटर्न, मतलब कुछ कोई भी पेमेंट आपको नहीं दी जा रही, कोई भी आपको लेबर का जो भी बनता है वो नहीं मिलता है। वो लोग क्या करते थे? काम करा लिया और भगा दिया। स्पेशली ये डाउन ट्रोडन सेक्शंस के साथ बहुत ज़्यादा होता था। तो इसके लिए फिर कानून लाया गया कि आप फोर्स लेबर नहीं करा सकते हैं। एक तो कंपल्सिव लेबर आप करा ही रहे हैं, ऊपर से आप क्या कर रहे हैं कि उनको उनका जो हक बनता है, उनका जो मतलब पेमेंट बनता है वो भी नहीं दे रहे हैं। तो इस पर क्या जानते हैं? आर्टिकल 23 prohibits traffic in human beings, begar, that is forced labor and other similar forms of forced labor. Any contravention of this provision shall be an offence punishable in accordance with the law. This right is available to both citizens and non-citizens. The expression traffic in human beings includes selling and buying of men and women and children like goods. यानी इसमें एक आपने एक वर्ड सुना होगा ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ठीक है। ये जो ख़रीद फ़रोख्त होती है बच्चों की, महिलाओं की, लेबर्स की, ये पहले से चला आ रहा है कि गुलाम की तरह रखते थे। एक ख़रीद फ़रोख्त होती थी, जैसे लेबर को बहुत ही माल ट्रीट किया जाता था, और बहुत सारी इमोरल ट्रैफिकिंग जानते हैं, फॉर द प्रोस्टिट्यूशन, फॉर द चाइल्ड पोर्नोग्राफी, इस सब के लिए भी ख़रीद फ़रोख्त होती है बच्चों की, महिलाओं की। और इसमें बहुत सारी लेयर्स हैं, मतलब आप ये समझ लीजिए स्लेवरी के लिए भी यूज़ करते हैं इनको। आपने एक वर्ड सुना होगा, एक प्रथा सुनी होगी, देवदासी की प्रथा। देवदासी क्या है आप जानते हैं? इस पर एक बहुत बड़ा सीरियल सर कलर्स ने बनाया था। उसको आप देखेंगे थोड़ा उन्होंने उसको वहाँ पे बताया है कि क्या होता था कि बहुत जो सुंदर महिलाएं होती थी, बच्चियाँ ही कह लीजिए, तो उनको क्या कि ईश्वर के नाम पर, यानी रिलीजन के नाम पर देवदासी बना दिया जाता था कि तुम तो ईश्वर के लिए ही हो। और फिर उनका जो हायर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, यानी जो पुरोहित होते थे, जो किसी मंदिर या उसके, तो वो उनका क्या करते थे? उनका शोषण करते थे।
ठीक है। To punish these acts, Parliament has made the Immoral Traffic Prevention Act 1956. ठीक है। The term begar means compulsory work without remuneration. वही मैंने बताया कि बिना किसी remuneration के, बिना किसी पेमेंट के, बिना किसी मेहताने के आप काम करा रहे हैं, ज़बरदस्ती काम करा रहे हैं तो, और उनको उनका पैसा भी नहीं दे रहे हैं। ठीक है। तो आर्टिकल 23 प्रोहिबिट्स सिमिलर फॉर्म्स ऑफ फोर्स लेबर लाइक बॉन्डेड लेबर. The word force includes not only physical or legal force but also the force arising from compulsion of economic circumstances. यानी ये भी आप जान लीजिए, ये उन्हीं लोग का शोषण हो रहा है जो ऑलरेडी शोषित हैं, मतलब ना उनके पास पैसा है, ना उनके पास कोई ज़मीन है, ना कुछ भी नहीं है उनके पास, उनका फिर शोषण इसी प्रकार वो लोग करते थे। और इसी के ही कंटिन्यूएशन में एक एक्ट और बनाया गया, बॉन्डेड लेबर सिस्टम अबॉलिशन एक्ट, जो कि 1976 का है। ठीक है। आर्टिकल 23 ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर एन एक्सेप्शन टू दिस प्रोविजन. इट परमिट्स द स्टेट टू इम्पोज कंपल्सरी सर्विसेज फॉर द पब्लिक पर्पजेज एज फॉर एग्जाम्पल मिलिट्री सर्विसेज और सोशल सर्विसेज विच इज़ for which it is not bound to pay. However, in imposing such service, the state is not permitted to take any discrimination on grounds of religion, race, caste और class. ठीक है। इसका ही दूसरा आर्टिकल आता है आर्टिकल 24, जो कि प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। ठीक है। आप 14 साल के, जो 14 साल से जो नीचे बच्चे हैं, उनका आप फैक्ट्रीज़ में यूज़ नहीं कर सकते, उनको आप फैक्ट्रीज़ में नहीं लगा सकते, ये कहता है प्रोविज़न। ठीक है। इसमें क्या बताया गया कि बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स इन एनी फैक्ट्री, माइन और एनी हैजार्डस एक्टिविटीज़ लाइक कंस्ट्रक्शन वर्क और रेलवे, कोई भी ऐसा काम जो कि थोड़ा सा रिस्की है, ठीक है, तो उसमें एक आपकी एज लिमिट कर दी गई है कि 14 ईयर्स के ऊपर ही वो लेबर होंगे या बच्चे जो भी इंगेज कराए जाते हैं उनके लिए। तो चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन रेगुलेशन एक्ट 1986 का है, जो इसके लिए बनाया गया कि किसी भी बच्चे को आप इंगेज ऐसे काम में नहीं करवा सकते हैं जो कि थोड़ा क्या हैजार्डस है। माइंस वगैरह का काम आप जानते हैं कितना हैजार्डस होता ही है। इन 1996 द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ चाइल्ड लेबर रिहैबिलिटेशन वेलफेयर फंड, इन विच एक बना दिया गया। बहुत सारे स्टेट्स कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम तो होता है पन्नों पे, ठीक है, हकीकत बहुत इससे दूर है। कमीशन बना हुआ है चाइल्ड के लिए, कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005 का है, ठीक है। 2016 में भी चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, जो कि 1986 को जो एक्ट था उसको अमेंड किया गया, ठीक है। अब आते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन पे, ये आर्टिकल 25 है। फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन, यानी कि आप जिस भी रिलीजन को बिलोंग कर रहे हैं उसका प्रोपेगेशन कर सकते हैं, उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं आपको ये जो राइट मिला है वो इसलिए मिला है कि आप अपना जो धर्म है उसका पालन कर सकें। उसमें स्टेट कुछ नहीं कहेगा। आपका जो प्रोफेशन है, मतलब आप जिस भी रिलीजन को प्रोफेस करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस मीन्स इनर फ्रीडम ऑफ एन इंडिविजुअल टू मोल्ड हिज रिलेशन विद द गॉड, यानी कोर्ट कभी भी कोई भी स्टेट आपके और गॉड के बीच में नहीं आएगा कि आपका उनका क्या संबंध है, कोर्ट इसके प्रति हमेशा ही उदासीन रहेगा, ठीक है। राइट टू प्रोफेस, राइट टू प्रैक्टिस, राइट टू प्रोपेगेट, ये सारे उसमें पॉइंट्स हैं। आर्टिकल 25 कंटेन 2 एक्सप्लेनेशंस, वन वियरिंग एंड कैरिंग ऑफ कृपान्स इज टू बी इंक्लूडेड इन द प्रोफेशनल। जैसे सिख रिलीजन में क्या है, वो कृपान पहनते हैं, ठीक है। उनका जो होता है बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो कंघा भी कैरी करते हैं, एक छोटी सी तलवार भी कैरी करते हैं, ठीक है। कृपान वो जो पगड़ी बांधते हैं उसको बोलते हैं, ठीक है। आर्टिकल 26 पे आते हैं, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, यानी कि अब इस आर्टिकल में के तहत आप क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं अपना एक कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं, ठीक है। कोई भी इमूवेबल और मूवेबल प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, ठीक है। और ये प्रॉपर्टी इसी लॉ के द्वारा यानी आर्टिकल 25, 26 के द्वारा
गवर्न होगा, ठीक है। इसी में क्या है, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट रामकृष्ण मिशन एंड आनंद मार्ग आर रिलीजियस डिनोमिनेशंस विद द हिंदू सीट ऑल्सो हेल्ड अरबिंदो सोसाइटी। मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, कभी किसी को मान लेते हैं कि वो एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, कभी नहीं मानते हैं, ये सारे चीज़ें चलती रहती हैं। नेक्स्ट आते हैं आर्टिकल 27 पर, फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ अ रिलीजन। Article 27 lays down that no person shall be compelled to pay any taxes for the promotion or maintenance of any particular religion or religious denomination. In other words, क्या कह सकते हैं, the state should not spend the public money collected by way of tax for, यानी ये कहा जा रहा है कि स्टेट कोई भी खर्चा नहीं करेगा, लेकिन इसमें भी बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं कि जैसे आपको हज पे भेजते हैं मुस्लिम्स को, वो सारी चीज़ें होती हैं, और भी डिफरेंट चीज़ें होती रहती हैं। लॉ तो एक अलग बुकिश वे में है और इसका प्रैक्टिस बिल्कुल डिफरेंट होता है, लेकिन फिर भी एक कहीं ना कहीं कुछ डर तो रहता है कि ये हम पकड़े जाएंगे, अगर इसका हम पालन नहीं करेंगे, हम कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन कर देंगे। तो एटलीस्ट मेजर जो सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उसके लिए तो है ही, कुछ वैसे भी नहीं मानते हैं तो उनके लिए तो क्या ही किया जा सकता है। आगे जानते हैं, फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। आर्टिकल 28 कहता है नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होली मेंटेन्ड आउट ऑफ स्टेट फंड्स। यानी कि आप ये नहीं है कि आप, इससे बहुत सारे हिंदू हर्ट होने वाले हैं, बट इसको समझिए कि कानून क्या कहता है। कानून ये कहता है कि आप किसी स्कूल में रामचरितमानस नहीं पढ़ाने लगेंगे, असेंबली में आप हनुमान चालीसा नहीं करने लगेंगे, आप अल्लाह ये सब जो भी रिलीजियस चीज़ें हैं उसको नहीं करेंगे। वो आपका पर्सनल मैटर है, आपका पर्सनल लॉ उसमें होता ही है, जैसे ही मुस्लिम का अपना पर्सनल लॉ है, हिंदू का अपना है। तो आप क्या करेंगे, एक न्यूट्रल एटीट्यूड इसमें लेंगे। किसी भी इंस्टीट्यूशन में, कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, वहाँ कोई धार्मिक आपकी क्या बोलते हैं उसे, उसका प्रोपोगेशन या उसका कोई प्रोपेगेंडा आप नहीं कर सकते हैं। वहाँ पे सब कुछ बराबर होगा, ये लॉ में कहा गया है। फर्दर नो पर्सन अटेंडिंग एनी एजुकेशन रिकग्नाइज्ड बाय स्टेट और रिसीविंग एड, कोई भी फंड मिल रहा है स्टेट गवर्नमेंट से या सेंट्रल गवर्नमेंट से और वो रन हो रहा है कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, वहाँ पे ये सारे प्रावधान किए गए हैं कि कोई भी मतलब डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा रिलीजन के बेसिस पे कि पर्टिकुलर एक रिलीजन को प्रमोट कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं। ठीक है, आगे जानते हैं आर्टिकल 29 प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, यानी कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स आ जाते हैं यहाँ पे। तो आर्टिकल 29 प्रोवाइड्स एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन्स रिजाइडिंग इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया हैविंग अ डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर ऑफ इट्स ओन शैल हैव द राइट टू कंजर्व द सेम। इसमें यह है कि आप अपने कल्चरल राइट्स को प्रिजर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 29 ग्रांट्स प्रोटेक्शन टू बोथ रिलीजियस माइनॉरिटीज़ एज वेल एज लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, यानी कि जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं, यानी कि मुस्लिम, सिख, ठीक है, क्रिश्चियनिटी, ये सारे जो रिलीजन हैं वो माइनॉरिटी, क्योंकि हिंदू मेजोरिटी में है तो बाकी माइनॉरिटी में ही हैं, कम है। मतलब जो माइनॉरिटी का मतलब ही है हु आर लेस इन नंबर। ठीक है, तो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का मतलब होता है कि भाषाई आधार पे जो चीज़ें हैं उससे रिलेटेड होता है। ठीक है, आर्टिकल 30 क्या कहता है, नेक्स्ट जानते हैं, राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन लाइक AMU, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, वो इसी का पार्ट है कि उनका अपना पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन है, उसमें उनका मैक्सिमम रिजर्वेशन है कि इसमें मुस्लिम्स पढ़ते हैं, तो ये सारे भी अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट जानते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। आई गेस 31 इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट, इस वजह से भी वो चीज़ नहीं दी गई है। 32 का मतलब ये है कि कन्फर्स द राइट्स टू रेमेडीज़ फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, यानी कोई किसी का अधिकार हनन हुआ है तो इस प्रोविज़न के द्वारा, यानी आर्टिकल 32 के द्वारा आप कोर्ट्स पर मूव कर सकते हैं
और अपने अधिकार को रिस्टोर करा सकते हैं। तो इसके बारे में अम्बेडकर जी ने बहुत प्यारी बात कही थी। क्या कहा था? इट इज़ वेरी सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड वेरी हार्ट ऑफ इट। यानी अगर ये आर्टिकल ही नहीं होगा तो आप बाकी सारे राइट्स का इन्फोर्समेंट कराएंगे कैसे? तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए उन्होंने ऐसी बात कही। ठीक है, तो रिट्स इशूड में इंक्लूड, इसमें रिट्स भी आ जाती हैं आपकी, 5 रिट्स हैं: हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्शियोरारी एंड कोवरेंटो। ये कभी हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट्स को अधिकार है कि वो रिट्स इशू कर सकती हैं, और आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार दिया गया है। द राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट शैल नॉट बी सस्पेंडेड एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट द प्रेसिडेंट कैन सस्पेंड द राइट टू मूव एनी कोर्ट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल ड्यूरिंग अ नेशनल इमरजेंसी। इमरजेंसी के टाइम पे आपके आर्टिकल, ये जो राइट्स हैं आर्टिकल्स के फॉर्म में गिवन हैं, आर्टिकल्स के अंतर्गत गिवन है। तो एक जब नेशनल इमरजेंसी हो जाती है तो आपको पता ही है कि सारा पावर क्या होता है, सेंटर को मिल जाता है। स्टेट्स एक तरह से अलाई का काम करते हैं, है ना? ठीक है, मतलब ये बनाया ही इसीलिए गया है कि सेंटर्स फिर सारे डिसीजंस लेता है और बाकी सारी चीज़ें फिर स्टेट उसको फॉलो करते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपने इस पर्टिकुलर लेक्चर सेशन को एंजॉय किया होगा। कुछ तो जाना ही होगा कि हम क्यों इतना इम्पोर्टेंस देते हैं फंडामेंटल राइट्स को, क्यों इतना इसका इतना बोलबाला है, और क्यों ये सिटीजन्स के लिए ज़रूरी है। तो कल मिलते हैं, फर्दर कुछ नया डिस्कस करेंगे, और अगर कुछ ज़रूरी होगा तो इसमें भी फर्दर कंटिन्यूएशन में रहेंगे। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, अच्छा कुछ ज्ञान लेते रहिए और अपने जीवन को बेहतर बनाते रहिए। तब कल मिलते हैं। हैव अ नाइस डे।